जो आदमी महंगी गाड़ी में दिखता है ना, जरूरी नहीं कि वो अमीर हो। बिल्कुल। और जो बिल्कुल साधारण कपड़ों में दिख रहा है, हो सकता है वही आपके शहर का सबसे अमीर इंसान हो। हाँ, हो सकता है। आज हम दौलत के इसी छुपे हुए सच पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उस आम धारणा को पूरी तरह से चुनौती देते हैं कि अमीरी का मतलब है महंगे फोन, गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़े। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये डेटा पर आधारित सच्चाई है। स्रोत का जो मेन आइडिया है ना, वो यही है कि असली करोड़पति अक्सर हमारे बीच ही रहते हैं। लेकिन वो, आप कह सकते हैं, दिखावे के रडार से दूर उड़ना पसंद करते हैं। वो पैसे के सिस्टम को समझते हैं, दिखावे के सिस्टम को नहीं। तो आज हमारा मकसद इसी बात की परतों को खोलना है कि ये असली करोड़पति हैं कौन, उनकी आदतें क्या हैं और वो दौलत बनाते कैसे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर ये लोग महंगी गाड़ियों और बड़े घरों में नहीं रहते तो फिर ये असली करोड़पति हैं कौन? मतलब हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि बड़े डॉक्टर, वकील या टेक सीईओ ही करोड़पति बनते हैं। और यहीं पर पहला भ्रम टूटता है। इस विषय पर थॉमस जे स्टेनली का काम बहुत बहुत दिलचस्प है। अच्छा। उन्होंने 20 साल तक हजारों करोड़पतियों पर शोध किया, उनके इंटरव्यू लिए, और उनका जो निष्कर्ष था वो चौंकाने वाला था। क्या था वो? उन्होंने पाया कि अमेरिका के ज्यादातर करोड़पति कोई बड़े सीईओ या फिल्म स्टार नहीं है। तो फिर कौन है? वो तो छोटे व्यवसायी हैं, व्यापारी, निर्माता, या फिर आपको यकीन नहीं होगा, वेल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, पेस्ट कंट्रोल वाले या किराना और ट्रांसपोर्ट जैसे साधारण काम करने वाले लोग। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। मतलब एक तरफ एक टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसकी सालाना तनख्वाह मान लीजिए 35 लाख है, और दूसरी तरफ एक थोक का व्यापारी है जो मसाले बेचता है। हम तो यही मानेंगे कि इंजीनियर ज्यादा अमीर होगा। बिल्कुल, और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। स्रोत में इसी का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। इंजीनियर की आमदनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, जाहिर है, लेकिन उसके खर्चे भी उतने ही ज्यादा हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, मतलब जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। उससे भी ज्यादा। बड़ा घर, नई गाड़ी, महंगे वेकेशन, क्रेडिट कार्ड के बिल, उसकी जीवन शैली बहुत महंगी है। और उस थोक व्यापारी का क्या? उसकी आमदनी शायद हर महीने एक जैसी न हो, पर वो ऐसा क्या अलग कर रहा है? उसका फोकस आमदनी पर नहीं है, कैश फ्लो पर है। वो दिखावे पर नहीं बल्कि अपने बिजनेस में पैसा वापस लगाने यानी रीइन्वेस्ट करने पर ध्यान देता है। उसके लिए पैसा एक टूल है जिससे और पैसा बनाया जा सके। वो कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, और उसकी जीवन शैली बहुत साधारण है। तो फिर 10-15 साल बाद क्या नतीजा दिखता है? 10-15 साल बाद इंजीनियर की सैलरी शायद 35 लाख से 70 लाख हो गई हो, लेकिन उसके खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ चुके हैं। मतलब वो आज भी अपनी अगली सैलरी पर ही निर्भर है। बिल्कुल। जबकि वो साधारण सा दिखने वाला व्यापारी अपने मजबूत कैश फ्लो, कम खर्च और री इन्वेस्टमेंट की आदत की वजह से अब तक 1 करोड़पति बन चुका है। वाह! उसकी दौलत उसकी सैलरी पर नहीं, उसके बनाए हुए सिस्टम पर निर्भर करती है। ये तो पहला ही पॉइंट दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब जिसे हम सफलता का पैमाना मानते हैं, बड़ी सैलरी, वो असल में एक सुनहरा पिंजरा भी हो सकता है। बिल्कुल। इससे एक सवाल उठता है, अगर ये लोग इतना कमा रहे हैं तो वो इसे खर्च कहाँ कर रहे हैं, या शायद वो खर्च ही नहीं कर रहे। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, और ये हमें हमारे दूसरे मुख्य बिंदु पर लाता है, मितव्ययता, यानी सोच समझकर खर्च करना। हाँ, लोग अक्सर इसे कंजूसी समझ लेते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये दौलत बनाने की एक महाशक्ति है। लेकिन एक मिनट, मितव्ययता और कंजूसी में बहुत बारीक सी लकीर है। कहां पर कोई समझदार खर्च करने वाला इंसान कंजूस बन जाता है? क्या स्रोत इस पर कुछ बताते हैं? क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं बनना चाहता जिसके पास बैंक में करोड़ों हो लेकिन वो जिंदगी का मजा ही ना ले पाए। ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इस फर्क को मानसिकता से जोड़ते हैं। कंजूसी डर से आती है, पैसा खोने का डर। अच्छा। ये सोच कि पैसा कभी वापस नहीं आएगा। मितव्ययता आत्मविश्वास से आती है, ये जानना कि आप अपने पैसे को बेहतर काम पर लगा सकते हैं। मतलब ये मजा न लेने के बारे में नहीं है, ये चुनने के बारे में है कि कौन सा मजा आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। हाँ, आज का छोटा सा स्टेटस या कल की बड़ी आजादी। तो मतलब हर खर्च करने से पहले ये सोचा कि इससे मुझे असल में क्या मिल रहा है। बिल्कुल। असली करोड़पति कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या इस खर्च से मेरी नेटवर्थ बढ़ेगी या सिर्फ मेरा अहंकार? और ये एक सवाल सब कुछ बदल देता है। इसी सोच की वजह से उनकी आदतें बनती हैं, जैसे लग्जरी चीजों से बचना, ईएमआई के जाल से दूर रहना,
मोल भाव करने में शर्म महसूस न करना। और किसी चीज को खरीदने के लिए सही समय या सेल का इंतजार करना। इसे समझने के लिए हमारे स्रोत में वो रोहित और सुरेश की कहानी है ना, वो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, वो कहानी इस कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ रोहित है जो अपने दोस्तों के बीच स्टेटस दिखाने के लिए ईएमआई पर 2 लाख रुपए का नया आईफोन खरीदता है। बिल्कुल। वही सुरेश है जो उतना ही कमाता है पर वो 30,000 के फोन से काम चलाता है। और बाकी बचे 1,70,000 रुपए वो एक अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश कर देता है। और सोचने वाली बात यह है कि सुरेश को शायद उसके दोस्त या परिवार वाले कंजूस भी कहते होंगे, यार इतना कमाते हो, एक अच्छा फोन तो ले लो। बिल्कुल। ये सामाजिक दबाव बहुत बड़ा फैक्टर है और यही असली परीक्षा है। स्रोत कहते हैं कि जो लोग दौलत बनाते हैं वे दूसरों की राय से ज्यादा अपने वित्तीय लक्ष्यों को महत्व देते हैं। तो 10 साल बाद क्या होता है? अब देखिए 10 साल बाद क्या होता है। रोहित का 2 लाख का फोन अब एक पुराना आउटडेटेड मॉडल है। उसकी कीमत शायद 5,000 भी ना हो। और सुरेश का निवेश? वो चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत से बढ़कर शायद 7-8 लाख रुपए बन चुका है। एक छोटी सी आदत ने दोनों के भविष्य में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर दिया। वाह! और यही स्रोत की वो शक्तिशाली पंक्ति आती है जो इस पूरी बात का सार है। जो आज शो ऑफ खरीदता है वो कल अपनी आजादी बेच देता है। सही बात है। क्योंकि हर EMI आपको भविष्य में और ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करती है, जबकि हर निवेश आपके लिए काम करता है और आपको आर्थिक आजादी के करीब ले जाता है। ठीक है, तो अगर ये लोग सादा जीवन जी रहे हैं और सोच समझकर खर्च कर रहे हैं, तो हम उनकी सफलता को मापें कैसे? क्या सिर्फ उनकी तनख्वाह देखकर? मुझे लगता है ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसे तोड़ना जरूरी है। हमारी पूरी सोसाइटी आमदनी पर फोकस करती है। कितना कमाते हो, ये पहला सवाल होता है। हाँ, लेकिन असली करोड़पति इस सवाल की परवाह नहीं करते। वे एक दूसरे मेट्रिक पर फोकस करते हैं, नेटवर्थ। यानी आपके पास कुल कितनी संपत्ति है सारे कर्ज चुकाने के बाद। बिल्कुल। स्रोत में एक डॉक्टर और एक स्कूल टीचर का उदाहरण है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, एक डॉक्टर है जो साल का 50 लाख रुपए कमाता है। सुनने में ये बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। लेकिन उसकी जीवन शैली भी उतनी ही महंगी है। पॉश इलाके में बड़ा घर, 2 महंगी गाड़ियां, बच्चों के इंटरनेशनल स्कूल की फीस। नतीजा ये है कि महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। तो डॉक्टर 50 लाख कमा रहा है लेकिन उसकी नेटवर्थ आप कह रहे हैं 0 के करीब है। पर ये कैसे संभव है? क्योंकि उसकी बैलेंस शीट देखिए। एसेट्स यानी संपत्ति के कॉलम में शायद कुछ खास ना हो, लेकिन लायबिलिटीज यानी देनदारियों के कॉलम में घर का लोन, गाड़ी का लोन, पर्सनल लोन की लंबी लिस्ट होगी। अच्छा। उसकी सारी आमदनी इन लोन्स की EMI चुकाने में चली जाती है। वो अमीर दिख रहा है पर असल में वो कर्ज में डूबा हुआ है। और दूसरी तरफ वो स्कूल टीचर? उस स्कूल टीचर की सालाना आमदनी सिर्फ 6-7 लाख रुपए है, डॉक्टर के मुकाबले बहुत कम। लेकिन वो अपनी आमदनी का 30 से 40% हिस्सा लगातार बचाता है और उसे सही जगह निवेश करता है, हर महीने बिना चुके। तो उसकी बैलेंस शीट बिल्कुल उल्टी है। हाँ, उसकी बैलेंस शीट उल्टी है। लायबिलिटीज कम है और एसेट्स का कॉलम धीरे धीरे बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, शायद एक छोटा सा प्लॉट। 25-30 साल में चक्रवृद्धि ब्याज का जादू अपना काम करता है और यही स्कूल टीचर करोड़ों की नेटवर्थ का मालिक होता है। वाह! मतलब ये पूरी तरह से सोच को पलट देता है। हम हमेशा पूछते हैं आप कितना कमाते हो, जबकि असली सवाल होना चाहिए आप कितना रखते हो, या आपकी नेटवर्थ कितनी है। हाँ, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो ज्यादा बचाता और निवेश करता है। यही असली सच है। आपकी बचत दर यानी आप अपनी आमदनी का कितना प्रतिशत बचाते हैं, ये आपकी आमदनी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब करने के लिए सोच समझकर खर्च करना, निवेश करना, अपनी नेटवर्थ पर नजर रखना, इन सब में एक चीज तो लगती होगी, समय और ऊर्जा। और आज के जमाने में समय ही तो नहीं है किसी के पास। क्या इस स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि ये लोग अपना समय कैसे मैनेज करते हैं? वो समय को मैनेज नहीं करते, वो समय को निवेश करते हैं। अच्छा। यहाँ एक और बड़ा बदलाव है। असली करोड़पति अपने समय को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानते हैं। वे जानते हैं कि पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सही बात है। इसलिए वो अपने हर घंटे को लेकर बहुत सचेत रहते हैं। और इसका मतलब क्या है? मतलब वो अपना समय कैसे बचाते हैं और कहाँ लगाते हैं। स्रोत बताते हैं कि वे उन गतिविधियों पर समय बर्बाद नहीं करते जिनसे कोई वैल्यू न मिले, जैसे टीवी पर घंटों बिताना, गपशप करना, या सोशल मीडिया पर अनथीन स्क्रॉलिंग। हाँ, वे अपना समय और ऊर्जा उन चीजों में लगाते हैं जो उनकी नेटवर्थ को बढ़ाएं,
जैसे कि कोई नया कौशल सीखना, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के तरीकों पर काम करना, अपने निवेश की योजना बनाना, या अपने हिसाब किताब को समझना। बिल्कुल, वे अपने भविष्य पर काम करते हैं, सिर्फ मनोरंजन पर नहीं। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें हैं। फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और 1 घंटा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। सही कहा। और करोड़पति इसी जाल को पहचानते हैं। स्रोत में एक दिलचस्प बात कही गई है, वे मनोरंजन और विकर्षण के बीच का फर्क समझते हैं। एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शन। हाँ, किताब पढ़ना या कोई कोर्स करना भी मनोरंजन हो सकता है, लेकिन ये प्रोडक्टिव है। वहीं घंटों तक रील स्क्रॉल करना सिर्फ एक विकर्षण है, जो आपका समय और ऊर्जा दोनों सोख लेता है। इसे समझने के लिए भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। 2 लोगों की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति रोज अपने दिन के 3 घंटे सोशल मीडिया पर रील्स देखने में बिताता है, या मीम्स शेयर करने में, और दूसरा व्यक्ति रोज सिर्फ 1 घंटा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, निवेश के बारे में पढ़ने या कोई नया स्किल सीखने को देता है। बस 1 घंटा। हाँ, अब 5 साल बाद का नतीजा सोचिए। पहले व्यक्ति के पास सिर्फ बहाने होंगे कि उसके पास समय नहीं था या पैसा नहीं था, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसने रोज सिर्फ 1 घंटा निवेश किया, उसके पास आज एक ठोस संपत्ति होगी, उसका ज्ञान बड़ा होगा, उसके निवेश बड़े होंगे। सिर्फ 1 घंटे के रोजाना के फर्क ने उसकी पूरी आर्थिक दिशा बदल दी। बिल्कुल। और 5 साल बाद एक के पास सिर्फ स्क्रीनशॉट्स और मीम्स का कलेक्शन होगा और दूसरे के पास एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये फर्क सच में डराने वाला है। बिल्कुल, इसीलिए स्रोत में उस लाइन पर इतना जोर दिया गया है, टाइम वेस्ट करना सबसे महंगा नशा है। क्योंकि इसकी कीमत आपको तुरंत नहीं दिखती, ये धीरे धीरे आपके भविष्य को खा जाती है। समय वो कच्चा माल है जिससे आप या तो संपत्ति बना सकते हैं या पछतावा। चुनाव हमेशा हमारा होता है। ये बात तो मुझे भी चुभ रही है। मैंने पिछले हफ्ते अपना स्क्रीन टाइम देखा और मैं हैरान रह गई। हम सच में इस संसाधन को वो अहमियत नहीं देते जिसके हकदार हैं। और यही करोड़पति मानसिकता का सार है। वो पैसे से ज्यादा समय की कदर करते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो कुछ बातें बहुत साफ हैं। दौलत का दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली करोड़पति अमीर दिखने की कोशिश नहीं करते, वे अमीर बनने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। हाँ, और ये प्रक्रिया आपकी आमदनी पर भी उतना निर्भर नहीं करती जितना आपकी आदतों पर करती है। मितव्ययता यानी सोच समझकर खर्च करना कंजूसी नहीं है, बल्कि अपने भविष्य की आजादी खरीदने का एक तरीका है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आपकी सफलता का पैमाना आपकी सैलरी नहीं, आपकी नेटवर्थ है। और अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए आपको अपने सबसे कीमती संसाधन यानी अपने समय और ऊर्जा को सही जगह निवेश करना होगा। अंत में स्रोत एक बहुत सीधी और स्पष्ट बात कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अमीर दिखना बंद कीजिए और अमीर बनना शुरू कीजिए। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये मानसिकता, अनुशासन और समय के सही उपयोग का खेल है। और ये तो बस शुरुआत है। इन स्रोतों में और भी कई दिलचस्प परतें हैं जिन पर हम आगे बात कर सकते हैं। जरूर। जैसे एक सवाल मेरे मन में इस पूरी चर्चा के दौरान बार बार आ रहा था, गाड़ी। गाड़ी। क्या गाड़ी खरीदना हमेशा एक खराब वित्तीय फैसला होता है, या इसे स्मार्ट तरीके से भी किया जा सकता है? ये एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। और बच्चों की परवरिश का क्या? हम अनजाने में उन्हें पैसे के बारे में ऐसी कौन सी गलत आदतें सिखा देते हैं जो उनके वित्तीय भविष्य पर गहरा असर डालती हैं। एक और बड़ा सवाल, नौकरी बनाम व्यापार। क्या सुरक्षित नौकरी वाकई में सुरक्षित है या वो सिर्फ एक भ्रम है? हाँ, वो कौन सा सच है जो अक्सर लोग नहीं समझते और गलत करियर के फैसले ले लेते हैं। बिल्कुल। और आखिर में इन सभी आदतों, बचत, निवेश, समय का प्रबंधन, इन सबको मिला के वो अंतिम करोड़पति फॉर्मूला क्या हो सकता है? मुझे लगता है इन सवालों पर हमारे श्रोताओं को सोचने में बहुत मजा आएगा। नमस्कार और स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो स्रोतों के मुताबिक है जनरेशनल वेल्थ का बोरिंग ब्लूप्रिंट। और ये बोरिंग शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। हम सब ने सुना है कि अमीरी दिखती नहीं, बनाई जाती है। आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे। हमारे सामने जो दस्तावेज है वो उन आम गलतियों की चीरफाड़ करते हैं जो चुपके से हमारी दौलत खत्म कर देती हैं। और उस मानसिकता को समझने में मदद करते हैं जो असल में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली संपत्ति बनाती है।
हाँ, और इन स्रोतों में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दौलत बनाने की ये सिद्धांत अक्सर हमारी आम सोच के बिल्कुल उल्टे हैं। जो हम फिल्मों में देखते हैं उससे तो बहुत अलग। बिल्कुल। ज्यादातर लोग अमीरी को महंगी चीजों, बड़ी गाड़ियों और एक शानदार लाइफस्टाइल से जोड़ते हैं, लेकिन ये रिसर्च बताती है कि असली खेल तो अनुशासन, मानसिकता और बोरिंग लगने वाले फैसलों का है। इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है। कुछ नहीं, सिर्फ एक सिस्टम है जिसे लगातार फॉलो करना होता है। आज हम कुछ ऐसे ही जाल और रणनीतियों पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले और शायद सबसे बड़े जाल से। जब मैं ये पढ़ रहा था तो एक बात ने मुझे वाकई चौंका दिया, जिसे स्रोत कहते हैं द कार ट्रैप। जब हम करोड़पतियों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में महंगी चमचमाती गाड़ियां आती हैं, लेकिन इन स्रोतों को पढ़कर मैं हैरान रह गया। असलियत तो कुछ और ही है ना? बिल्कुल, असलियत हमारे अंदाजे से बहुत अलग है। ये रिसर्च साफ तौर पर कहती है कि ज्यादातर करोड़पति लग्जरी गाड़ियां नहीं चलाते। अच्छा? वो सादी, भरोसेमंद गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं जो सालों साल चलें। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे समाज ने बढ़ावा दिया है कि आपकी गाड़ी आपकी कामयाबी का पैमाना है। हाँ, और इसके पीछे का क्यों समझना बहुत जरूरी है। स्रोत इसे दो तरह की संपत्ति के बीच के अंतर से समझाते हैं। एक है डिप्रिशिएटिंग एसेट, यानी जिसकी कीमत समय के साथ घटती है, और दूसरी है अप्रिशिएटिंग एसेट, जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। तो गाड़ी एक क्लासिक डिप्रिशिएटिंग एसेट हुई। हाँ, जिस पल आप उसे शोरूम से बाहर निकालते हैं उसकी कीमत गिरनी शुरू हो जाती है। ठीक यही बात है। वो हर दिन, हर किलोमीटर के साथ अपनी वैल्यू खोती है। ये एक ऐसी चीज है जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती रहती है। मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, फ्यूल। और फिर कुछ साल बाद एक नई गाड़ी खरीदने का खर्च। सही बात है। ये एक ऐसा कुआं है जिसमें आप पैसा डालते जाते हैं और वो कभी भरता नहीं। तो चलिए इस पर एक हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए किसी के पास 20 लाख रुपए हैं। ठीक है। स्रोत के हिसाब से अगर वो एक शानदार गाड़ी लेते हैं और दूसरा कोई उतने ही पैसे एक साधारण से इंडेक्स फंड में डाल देता है, तो 10 साल बाद जमीन आसमान का फर्क कैसे दिखता है? फर्क बहुत बड़ा है। 10 साल बाद उस 20 लाख की गाड़ी की कीमत घटकर शायद 5-6 लाख रह जाएगी। अगर उतनी भी रही तो? हाँ, अगर उतनी भी रही तो। वहीं दूसरी तरफ वो 20 लाख रुपए जो इंडेक्स फंड में निवेश किए गए थे, वो कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से बढ़कर एक औसत रिटर्न पर भी 80 लाख से 1 करोड़ के बीच कुछ भी हो सकते हैं। अरे वाह! एक फैसले ने आपको 15 लाख का नुकसान दिया और दूसरे ने आपको 60-80 लाख का फायदा। और ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये वो क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बिल्कुल, उस पैसे को एक बड़ी दौलत में बदलने का मौका गंवाना। इसीलिए इन दस्तावेजों में एक लाइन है, जो गाड़ी आज स्टाइल लगती है कल बोझ बन जाती है। तो ये तो हुई चीजों पर पैसे बर्बाद करने की बात, लेकिन स्रोत एक और भी मुश्किल और संवेदनशील जाल की तरफ इशारा करते हैं। वो जाल जो हम अक्सर अपनों के लिए प्यार में बुनते हैं। हाँ। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत से परिवारों को अंदर से कमजोर कर देता है। स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। जी, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, मतलब आर्थिक बाहरी मदद। ये सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, पर स्रोत का कहना है कि ये बच्चों के भविष्य के लिए एक धीमे जहर जैसा काम कर सकता है। इसका मतलब है कि जब माता पिता अपने बच्चों की जरूरत से ज्यादा आर्थिक मदद करते हैं तो वो अनजाने में उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यही बात है। ये बात तो थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि हर माँ बाप तो अपने बच्चों की मदद ही करना चाहते हैं। और इरादा हमेशा अच्छा ही होता है। कोई भी माता पिता जानबूझकर अपने बच्चे का बुरा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ मदद करने के तरीके पर सवाल उठाया गया है। अच्छा। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर का मतलब है कि बच्चे आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते और माता पिता लगातार बाहर से पैसों का इंजेक्शन लगाकर उन्हें चलाते रहते हैं। जैसे पढ़ाई का खर्च, पहली गाड़ी, घर का डाउन पेमेंट, शादी का खर्च, यहाँ तक कि उनके शौक और छुट्टियों का खर्च भी उठाते हैं। ऊपरी तौर पे ये बहुत प्यार और देखभाल वाला काम लगता है। लगता तो है, लेकिन इसका असर क्या होता है? अगर किसी को संघर्ष करना ही ना पड़े तो उसमें गलत क्या है? अगर इससे गहराई से देखें तो साफ हो जाता है कि जब आप बच्चों को हर तरह के आर्थिक संघर्ष से बचा लेते हैं तो आप अनजाने में उनसे 2 सबसे जरूरी चीजें सीखने का मौका छीन लेते हैं। क्या है वो 2 चीजें? पहला, पैसे को मैनेज करने का हुनर, और दूसरा, मुश्किलों का सामना करने और उनसे उभरने की क्षमता, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं। उन्हें कभी ये पता ही नहीं चलता कि बजट बनाना क्या होता है।
या बचत क्यों जरूरी है। बिल्कुल। या किसी चीज के लिए इंतजार करना और मेहनत करना कैसा महसूस होता है, वो पैसे को एक कभी न खत्म होने वाले संसाधन की तरह देखने लगते हैं। स्रोतों में इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है, एक ऐसे बच्चे का जिसे विरासत में बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि उसे कभी पैसे की कीमत या उसे संभालने का तरीका सिखाया ही नहीं गया, तो वो पैसा कहाँ जाता है? दोस्तों पर, महंगी पार्टियों पर, लेटेस्ट गैजेट्स और गाड़ियों पर। और अक्सर 5-7 साल के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। सही बात है। दौलत को संभालना उसे बनाने से भी ज्यादा मुश्किल हुनर है, जो संघर्ष से ही आता है। और इसीलिए स्रोत की वो लाइन बहुत असरदार है। स्ट्रगल बच्चे को स्ट्रांग बनाता है, कंफर्ट उसे तोड़ देता है। यहाँ मुद्दा बच्चों की मदद करने का नहीं है, मुद्दा है उन्हें पैसों का सम्मान करना और आत्मनिर्भर बनना सिखाने का। उन्हें मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाना। बिल्कुल। उन्हें पैसे देने के बजाय पैसे कमाने और संभालने का ज्ञान देना एक असली विरासत है। तो हमने 2 बड़े क्या नहीं करना है देख लिए, एक दिखावे का जाल, कार ट्रैप, और दूसरा जरूरत से ज्यादा मदद का जाल। हाँ, अब आते हैं उस हिस्से पर कि क्या करना है। और यहाँ भी जवाब बड़ा हैरान करने वाला है। स्रोत कहते हैं कि अपनी नीश खोजो, यानी सही क्षेत्र खोजो। पर ये वो क्षेत्र नहीं है जिनके बारे में हम सोचते हैं। सही। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ये रिसर्च बताती है कि असली और टिकाऊ दौलत अक्सर बोरिंग लगने वाले व्यवसायों में बनती है। बोरिंग व्यवसाय जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, किसी खास तरह की मशीन के पुर्जे बनाना, होलसेल का काम या फिर वेस्ट मैनेजमेंट। ये ऐसे बिजनेस हैं जिनके बारे में शायद ही कोई मैगजीन में पढ़ता है। लेकिन ऐसा क्यों है? इन बोरिंग बिजनेसेस में ऐसा क्या खास है जो ग्लैमरस फील्ड्स में नहीं है? इसके पीछे कुछ बहुत ठोस कारण है। पहली बात, इनमें अक्सर प्रतिस्पर्धा कम होती है। अच्छा। हर कोई अगला बड़ा सोशल मीडिया ऐप बनाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग नट बोल्ट बनाने की फैक्ट्री में जाना चाहते हैं। या पेस्ट कंट्रोल जैसे बिजनेस में। सही बात है। कम प्रतिस्पर्धा का मतलब है ज्यादा मुनाफे की गुंजाइश। दूसरी ओर सबसे जरूरी बात, इनकी मांग स्थिर होती है। अर्थव्यवस्था ऊपर जाए या नीचे, लोगों को सामान पहुंचाने के लिए ट्रकों की जरूरत हमेशा रहेगी। और मशीनें खराब भी होंगी जिन्हें ठीक कराना पड़ेगा। बिल्कुल। ये असल दुनिया की असली समस्याओं को सुलझाते हैं, न कि किसी अस्थायी ट्रेंड का पीछा करते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, क्या इन बोरिंग बिजनेस में तरक्की की कोई सीमा नहीं होती? क्या एक ट्रक कंपनी कभी गूगल जितनी बड़ी बन सकती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, शायद एक ट्रक कंपनी गूगल जितनी बड़ी नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ मुद्दा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने का नहीं है। मुद्दा है एक ऐसा बिजनेस बनाने का जिसमें कैश फ्लो जबरदस्त हो और जो लगातार मुनाफा कमाए। हाँ, दौलत बनाने के लिए आपको दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस नहीं चाहिए, आपको एक मुनाफे वाला बिजनेस चाहिए। ये लोग ग्लैमर के पीछे नहीं भागते, ये कैश फ्लो और मुनाफे के पीछे भागते हैं। इसीलिए इन लेखों में एक बहुत अच्छी लाइन है, ट्रेंड पे चलने वाले लेट हो जाते हैं, ओनर बनाने वाले। बिल्कुल। ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन जरूरतें हमेशा रहती हैं। और ये ओनर वाली बात मुझे हमारे अगले बिंदु पर लाती है। हाँ, क्योंकि ये बोरिंग बिजनेस चुनना सिर्फ एक व्यावसायिक फैसला नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता को दिखाता है। एक माइंडसेट है। हाँ, स्रोत 2 तरह की सोच के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचते हैं, नौकरी की मानसिकता और मालिकाना हक की मानसिकता। हाँ, और ये फर्क बहुत गहरा है। ये सिर्फ नौकरी करने या बिजनेस करने के बारे में नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है। नौकरी की मानसिकता मतलब सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना, एक तय तारीख पर तय सैलरी, एक तय काम। इसमें आप अपना समय और मेहनत देते हैं और बदले में आपको एक निश्चित आय और सुरक्षा का एहसास मिलता है। पर इसमें आप अपना जोखिम और साथ ही बड़ा इनाम पाने की संभावना किसी और को सौंप देते हैं, अपने एम्प्लॉयर को। हाँ, वहीं दूसरी तरफ मालिकाना हक की मानसिकता है जो नियंत्रण और जिम्मेदारी के बारे में है। इसका मतलब है कि आप नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इसमें जोखिम है, अनिश्चितता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी किस्मत को नियंत्रित करने की ताकत और असीमित कमाई की संभावना भी है। तो मतलब ये सिर्फ बिजनेस शुरू करने के बारे में नहीं है। हाँ, यही सवाल था मेरा। क्या कोई अपनी 9 to 5 नौकरी में भी ये सोच अपना सकता है? बिल्कुल, यही इस विचार का सार है। आप अपनी नौकरी में भी एक मालिक की तरह सोच सकते हैं। कैसे? अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेकर, सिर्फ अपना काम खत्म करने के बजाय कंपनी की ग्रोथ में योगदान देकर और हमेशा सीखने और बेहतर होने के तरीके खोजकर। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रह जाते, आप एक वैल्यू क्रिएटर बन जाते हैं।
आप खुद को अपनी आर्थिक किस्मत का मालिक समझना शुरू कर देते हैं। और तब आपके फैसले, आपकी आदतें, सब कुछ बदल जाता है। सही बात है। और अंत में स्रोत इस गहरी सच्चाई को दोहराते हैं जो सुनने में कठोर लग सकती है लेकिन है बहुत सच्ची। जॉब सर्वाइवल देता है, ओनरशिप, लेगेसी। नौकरी आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है, एक अच्छी जिंदगी दे सकती है, लेकिन अगर आप एक विरासत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मालिकाना हक वाली सोच और एक्शन लेना जरूरी है। ये एक शक्तिशाली बदलाव है जो किसी के भी वित्तीय जीवन की दिशा बदल सकता है। तो हमने गलतियों की बात की, रणनीतियों को समझा और मानसिकता के फर्क को देखा। इन सारी बातों को समेट कर देखें तो क्या कोई एक फॉर्मूला बनता है, कोई अंतिम ब्लूप्रिंट? हाँ, और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई जटिल गणित या सीक्रेट सॉस नहीं है। फॉर्मूला बहुत ही सरल और सीधा है। दौलत बराबर आमदनी खर्चे गुणा अनुशासन गुणा समय। चलिए इस फॉर्मूले को तोड़कर समझते हैं। पहला हिस्सा है आमदनी खर्चे, जो कि आपकी बचत है। ये तो सीधा है। हाँ, जितना कमाओ और जितना बचाओ उसके बीच का अंतर। हाँ, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। बहुत से लोग सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, जो कि जरूरी भी है। मालिकाना हक वाली मानसिकता से आता है। बिल्कुल, लेकिन असली ताकत खर्चों को नियंत्रित करने में है। यहीं पर कार ट्रैप जैसी गलतियों से बचना काम आता है। जब आप अपने खर्चों को अपनी आमदनी से बहुत कम रखते हैं, तभी आप एक अच्छी खासी रकम बचा पाते हैं। लेकिन असली जादू अगले दो शब्दों में है, अनुशासन और समय। और ये शायद सबसे मुश्किल हिस्से हैं। अनुशासन का मतलब क्या है यहाँ पर? अनुशासन का मतलब है अपनी बचत को लगातार महीने दर महीने, साल दर साल एक तय योजना के अनुसार निवेश करते रहना। चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। हाँ, चाहे मन में कोई महंगी चीज खरीदने का लालच आए या दोस्तों की शानदार छुट्टियों की तस्वीरें देखकर जलन हो, उस बोरिंग प्लान पर टिके रहना ही अनुशासन है। ये 1-2 साल का काम नहीं है। नहीं, ये दशकों तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसी को स्रोत बोरिंग कंसिस्टेंसी कहते हैं। और फिर आता है समय, जो शायद आज की दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है। सबको जल्दी अमीर बनना है, रातों रात। और यही सबसे बड़ी गलती है। समय ही कंपाउंडिंग का ईंधन है। अनुशासन के साथ किया गया छोटा निवेश भी समय के साथ एक बहुत बड़ी रकम बन जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये गणित है। लेकिन लोग इसके लिए सब्र नहीं रख पाते। ये फॉर्मूला अब तक चर्चा की गई हर बात को एक साथ समेट लेता है। गाड़ी जैसे जाल से बचकर खर्चे घटाना, बोरिंग बिजनेस या मालिकाना मानसिकता से आमदनी बढ़ाना, और फिर उस बचत को निवेश करने का अनुशासन रखना और उसे बढ़ने के लिए लंबा समय देना। यही दौलत बनाने का असली और हाँ, बोरिंग ब्लूप्रिंट है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है, अमीरी का रास्ता ग्लैमरस, तेज या रोमांचक नहीं होता जैसा कि हमें दिखाया जाता है। असल में ये रास्ता बहुत ही बोरिंग, अनुशासित और निरंतरता वाला होता है। ये हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाने, उसे समझदारी से निवेश करने और फिर दशकों तक उसे बढ़ने देने के बारे में है। सही। जैसा कि स्रोत की अंतिम लाइन कहती है, जिसे मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगा, जो इस बोरियत को झेलने की हिम्मत रखता है वो भविष्य में आर्थिक रूप से आजाद होता है। बिल्कुल। और मैं श्रोता के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। इन स्रोतों के आधार पर यह साफ है कि दौलत बनाने का संबंध सिर्फ पैसों के ज्ञान से नहीं है, बल्कि उसे कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक मजबूती और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने से है। तो सोचने वाला सवाल ये है, हमारा समाज सफलता को ग्लैमर, दिखावे और तुरंत मिलने वाले नतीजों से क्यों जोड़ता है, जबकि असलियत में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली दौलत बनाने का रास्ता इतना साधारण, अनुशासित और धीमा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल पर सोचना शायद हमें अपनी और समाज की प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है।